के साथ चीफ गेस्ट के साथ और हमारे दीगर मौजूद मेहमानों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। स्वागत कीजिए। साहब के साथ आ रहे हैं, सलमान जी तशरीफ ला रहे हैं, सदर शकील साहब, अबू बकर और हमारे दीगर मेहमान शब्बीर सुभान साहब, आगे की बात आमिर शोकर साहब और हमारे सदर हैं मोहम्मद साहब को तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। मैं हमारे मेहमान खुशूसी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, पास में हमारे पीटीआई साथ खड़े रहेंगे और जब झंडारोहण हो जाए तालियां बजाकर स्वागत कीजिए और जब बच्चे सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। यूनुस भाटी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेहमान खुशूसी चीफ गेस्ट दाऊद हमीद किनारा साहब को यहाँ और झंडा जब हो जाए तो राष्ट्रगान शुरू हो जाएगा। परचम कुशाई है बहुत शुक्रिया। के हिसाब से दरख्वास्त है कि वो आकर बच्चों को गाइड करें। Yeah!
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे। हाजिरी को या पूरी स्कूल में सबसे ज्यादा हाजिरी जो हुई है उसको इनाम के तौर पर अपने इनाम के जो लिस्ट तैयार है। 60 बॉल के टीम के कप्तान मोहम्मद आमिर को भी तैयार। हिंदुस्तान जब नाम हो जाए आवाज बोले मोहम्मद आमिर 60 बॉल टीम का कप्तान। विद्यालय का टॉपर मोहम्मद हफीज मोहम्मद रंगेज तैयार है। विद्यालय में पूरे स्कूल में उसने तोड़ दिया है। आकिब सलीम खोकर इस बच्चे ने 91% नंबर हासिल किए हैं। इस बच्चे को इनाम देंगे हाजी सबीर चौहान खोकर साहब जो हमारे पूर्व सदस्य हैं, जो हमें हमारे सदस्य साहब हाजी पाल साहब, हाजी पाल साहब इस बच्चे की हौसला करेंगे। अब इसके बाद है 10th क्लास में मोहम्मद है। आखिरी बोर्ड के अंदर 80% 12वीं विज्ञान से है उस्मान गनी मोहम्मद याकूब का ये बच्चा बहुत ही धनवान है। मोहल्ले के अंदर रहकर उस बच्चे आज इस बच्चे का सम्मान कर रहे हैं। हमारे दूसरे स्थान हासिल के समीर मोहम्मद अयूब होकर मोहम्मद हसन यामी वो बच्चा है अपने नाम में दूसरे स्थान हासिल किया है। मोहम्मद के मुर्तजा बाजी फिर 9th और 9th के बच्चे तैयार हैं। दूसरे आपके प्रोग्राम में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है और जिस तरीके से आपने प्रोग्राम पेश किया और मेरा इस्तेमाल किया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो दिन है जब देश सदियों की गुलामी से मुक्त हुआ, करोड़ों देशवासियों के सपने साकार हुए, शहीदों की कुर्बानियां लाई और दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों के यूनियन जैक के स्थान पर भारत का झंडा लहराया गया। आज के प्रोग्राम को कमेमोरेट करने के लिए दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे
अच्छे वर्ड्स हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की रात को भारत की संविधान सभा को संबोधित करते हुए और देश और दुनिया को ये बताते हुए कि हम आजाद हो गए हैं, उन्होंने जो पैगाम उस दिन दिया था वो आज भी उतना ही साफ है जो उस दिन था। उनका ये स्पीच जो है दुनिया के अंदर 20वीं सदी का ये कह सकते हैं कि 20 सबसे अच्छे स्पीच है, उनके 11वां नंबर है। वो स्पीच इतना ज्यादा सार्थक और दिल को छूने वाला है कि आज 70 साल बाद भी दुनिया के हर कोने पे और खासतौर से आज के दिन आजादी को याद करने के लिए उससे बेस्ट वर्ड कोई नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आपको ट्रांसलेशन कर दूंगा, क्योंकि उसकी जो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ज्यादा सुंदर है, क्योंकि पंडित नेहरू रोज राइटिंग में दुनिया में उनका एक नाम है, उन्होंने कई किताबें लिखी है। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग ईयर्स एगो we made tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when the soul of a nation, long suppressed, find utterance. Today we end the period of our misfortune. कई सालों पहले हमने आपके के साथ मिलने का एक वचन किया था, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन काफी हद तक। आधा का किला जब दुनिया सो रही होगी तो भारत आजादी और नए जीवन की सुबह के साथ उठेगा। विश्व के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, जब हम पुराने से नए में जाते होते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब सदियों से सोए हुए राष्ट्र की शोषित आत्मा को आवाज मिलती है। आज हमारा दुर्भाग्य का दिन खत्म हो चुका है। अब सवाल ये हो जाता है कि देश के ऊपर ये दुर्भाग्य आया कैसे? इस विषय में रशिया के एक बहुत बड़े राइटर टोल्स्टॉय ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता है कि सिर्फ 30,000 अंग्रेज करोड़ों भारतीयों को गुलाम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि भारतीयों ने खुद अपने आप को गुलाम बना के अंग्रेजों को पेश कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों ने इस राष्ट्र के घर से कब्जा किया, उसकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं मिलती है। टोल्स्टॉय का कहना था कि ये भारत के लिए शर्म की बात है कि इंग्लैंड का यूरोप का छोटा सा द्वीप और इतने बड़े भारत को गुलाम बना ले। वैसे अगर इतिहास में देखें तो भारत हमेशा विभाजित देश रहा है। ये विभाजन जात पात संप्रदाय की वजह से रहा, और उसकी वजह से हम लोगों को गुलामी देखनी पड़ी है। यहाँ तक कि ये आलम है कि जब कलाई युद्ध लड़ रहा था तो उसके पास सिर्फ 200-250 अंग्रेज थे, बाकी लड़ने वाले सब भारतीय थे। यहाँ तक कि महमूद गजनवी जब यहाँ पर आया तो उसके पास भी जो सैनिक थे उसमें काफी हिंदू थे, भारतीय सैनिक थे। और महमूद गजनवी ने जब ईरान के कौम क्षेत्र पर हमला किया, उस टाइम जो तिलक नाम का उसका जो कमांडर था, उसने सारे ऑपरेशन को लीड किया था। कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में ये राष्ट्र का कोई कंसेप्ट नहीं था, और इसलिए हिंदुस्तान में कभी राष्ट्रवाद पनप नहीं सका। अब जो समय आया है, हमारे लिए जरूरी है कि हम इस राष्ट्रवाद को जिंदा करें, और हमेशा जो अपने जो हित है उससे देश के हित को हमेशा सर्वोपरि माने, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सभी ज्यादा हो गया कि इतिहास की छोटी सी घटना पर बताता हूँ कि 1634 में शाहजहां जहां शहंशाह हिंदुस्तान
4 लाख की बेटी एक रीस के कपड़ों में आग को जाते हुए अपना सीना और हाथ जला रही थी। बादशाह ने किया कि उसे करने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़ों का इंतजाम किया जाए। उस जमाने में जो इंग्लिश डॉक्टर थे वो सर्जरी के अंदर सबसे ज्यादा मशहूर थे। तो लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका हेडक्वार्टर सूरत में था, वहां से डॉक्टर गैब्रियल पोर्टर को बुलाया गया। उसने शेरदर्दी का इलाज कर दिया। बादशाह ने गैब्रियल पोर्टर को बुला के दरबार को बुला के कहा कि तुमको जो मांगना है मांगो। बल्कि ये कहा कि गैब्रियल को सोने में तोड़कर और उसके बराबर सोना उसको नाम दिया जाए। गैब्रियल एक मोटा आदमी था, 100-125 किलो सोने का मालिक बन सकता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा बादशाह सलामत मुझे सोना नहीं चाहिए। तो बादशाह ने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि बंगाल के गवर्नर का इंग्लैंड के जो जहाज आते हैं उनकी कस्टम ड्यूटी माफ कर दी जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने का इजाजत दे दी जाए। बादशाह ने फरमान जारी कर दिया, उसकी मांग पूरी हुई। इसका रिजल्ट ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया और जो दूसरी डच और ये हॉलैंड की कंपनियां थी उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। इसके बाद 100 साल बाद ये हुआ कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि हम अंग्रेजों के यहाँ पर गुलाम बन गए। लेकिन इंग्लैंड है वो एक सुपर पावर बन के उभरा। कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी की राष्ट्रभक्ति ने 2 देशों के भविष्य को बदल दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा देशभक्ति होती है, यही 15 अगस्त का दिन है वो देशभक्ति का हमें संदेश देता है। और हम इतिहास को इसीलिए याद रखते हैं कि हमने जो गलतियाँ की है उसको नहीं दोहराए और जो हेल्दी ट्रेंड्स सही है दूसरी कंट्रीज में उनको अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप तमाम को और खासकर जो मुझसे मेहमान आ रहे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ सबको अफजाई बख्शी और तमाम साथीदार का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम को सबसे थैंक यू सो मच।